हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड। मेरा नाम उजैर यूनुस है और मेरे साथ हस्बे मामूल अंबर रहीम शमसी मौजूद हैं। इस हफ्ते पहले तो अपॉलोजी कि वो जो फैंसी ग्राफिक्स होते थे और हमारा बैकग्राउंड जो अच्छा सा या वीडियो क्वालिटी अच्छी सी एटलीस्ट मेरी होती थी। अंबर इज स्टिल इन द मेन रूम बट मैं अपना लैपटॉप भूल गया। तो इस हफ्ते we're just running the episode as is without any fancy touch-ups. So apologies for that. I hope the audio is still good. No, Uzair, I wanna hold you there. I wanna say, okay, it's okay. You are just looking like a wow. Like a what? You're looking like a wow. Okay. Okay. Uzair has been really busy, has not clearly caught up to the memes and the latest social media sensation. चलो ठीक है. तो ये I'll send अर्बन you. डिक्शनरी की अपडेट आपने मुझे लिंक भेजनी पड़ेगी मैं आपको ये भेज दूंगी, लेटेस्ट वाली भेज दूंगी. So you're all caught up. बिल्कुल लगता है आपने वर्कशॉप पढ़ाया है इस हफ्ते ऑन अर्बन मीम्स एंड लाइक मोर अर्बन टर्म्स, जेन जी की टर्म्स क्या होते हैं टू कनेक्ट विद देम फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हम आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते हम बात करेंगे ऑफ कोर्स the big stories this week have been ongoing deportation of Afghan refugees. We will touch on that. We will also touch on पाकिस्तान में एक बार फिर जो है टेररिज्म के बड़े वाकयात हुए। दो बड़े जो पिछले कई दिनों में हमने जिनके बारे में पढ़ा सुना देखा टीवी पे, वो एक ग्वादर में अटैक था और एक अटैक था मियांवाली एयरबेस पे, उस पर बात करेंगे। और फिर इलेक्शन का जो माहौल है कि कुछ लोग अभी तक व्यू कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन ना हो। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली तारीख दे दी 8 फरवरी की सदर से मुशावरत के बाद। तो उसके बाद अनाउंसमेंट आई है कि पीएमएल नून और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इत्तेहादी बन गए हैं। अब दूसरा इत्तेहाद किस तरह बनता है, क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत अंबर करते हैं टेरर अटैक से। Yeah. Or again, agar for the audience themselves, if they've been watching this show or listening to this podcast, or even पाकिस्तानी पे मैंने असफंदियार मीर से बात की, इफ्तिखार फिरदौस से बात की, काफ़ी टाइम से एटलीस्ट इन माय कॉन्वर्जेशंस एक्सपर्ट से अफगान तालिबान के आने के बाद से लोग कह रहे थे कि ये होगा और ये टेम्पो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब ग्वादर में अटैक हुआ, उसको बलोच ग्रुप्स ने क्लेम किया। मियांवाली के एयरबेस के अटैक पे एक नया ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान उसने क्लेम किया, जो कि कहा जा रहा है कोट एंड कोट ऑफ शूट है। उन्होंने अटैक किया। कितने लोग मारे गए, कितने जहाज़ों पे हमला हुआ, इस पे दो डिफरेंट व्यूज हैं। ऑफ कोर्स जिस ग्रुप ने क्लेम किया वो कहते हैं कि दर्जनों फौजी पाकिस्तान के मारे गए और प्लेन्स को भी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इतना ज़्यादा जानी, आई थिंक 5 या 6 लोग, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई मे बी गेटिंग द नंबर रॉन्ग, उनको वो मारे गए उस हमले के अंदर। और पुराने जो प्लेन्स हैं उन पे डैमेज हुआ। बट इन एनी केस अगर एयरफोर्स के बेस पे इस तरह अटैक होता है और अगर कोई मारा भी ना जाए तो भी हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन बुरी हो रही है। इसमें तो जानी नुकसान भी हुआ और एक हद तक हम कह सकते हैं माली नुकसान भी हुआ। आयशा सिद्दीका ने एक आर्टिकल पब्लिश किया द प्रिंट के ऊपर, उसमें वो क्लेम करती हैं कि 30 से ज़्यादा या 35 के करीब जो हैं वो फौजी मारे गए और प्लेन्स को भी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। मेरी जो कॉन्वर्जेशन हुई है, एटलीस्ट अंबर, आई डोंट नो इफ यू हैड द चांस टू टॉक टू पीपल ऑन द ग्राउंड, मेरी जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि दैट्स अ ग्रोस एग्जैजरेशन ऑफ द नंबर्स। और आई टेंड टू अग्री विद दैट, क्योंकि 35 जनाजे आप सोवियत यूनियन में भी नहीं छुपा सकते थे, ये तो फिर भी पाकिस्तान है। तो इट्स अ कंसर्न, ग्वादर की सिचुएशन इज अ कंसर्न एंड आई थिंक अगेन मुझे हमेशा इन टेरर अटैक्स के बाद स्टैनली वोल्पर्ट की किताब याद आती है, जिस पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ, मैं सोशल मीडिया पे भी लगा चुका हूँ पहले, अंबर आपसे भी शायद शेयर किया होगा कुछ टाइम पहले, कि 65 की जंग में मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो फेल हो जाती है इंडियन अटैक मनूवर्स को असेस करने में। और अयूब खान ऑब्वियसली बड़े नाराज होते हैं और वो डांटने लग जाते हैं अपने MI इंटेलिजेंस चीफ्स को। तो उनमें से एक स्टैनली वोल्पर्ट अपनी किताब में लिखते हैं, जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान किताब का नाम है, आप सर्च भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसमें वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स सामने से अयूब खान को दिया जाता है कि सर आपने ही कहा था कि इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा और सियासी सरगर्मियों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जाए, तो हमारे लोग वहाँ मसरूफ़ थे
और इंडियन टैंक मनूवर जो हैं वो नज़र सही तरह या उनकी इंटेलिजेंस या असेसमेंट जो है वो हम तेज़ी से आपकी तरफ या फौजियों की तरफ नहीं पहुंचा सके। तो मुझे हमेशा वही याद आती है इन तरह के मामलात में, ऑफ कोर्स दिस इज लिंक टू द ब्रॉडर सिचुएशन इन पाकिस्तान, कि आप एक तरफ मईशत भी चला रहे हैं, SIFC भी चला रहे हैं, आपने पॉलिटिकल मनूवर्स भी करने हैं, डील हो रही है नहीं हो रही, और इन द मिड्स ऑफ ऑल ऑफ दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। सो अफसोस ही होता है, एंड आई थिंक मीडिया पे भी, एटलीस्ट मैं बिजी था इस हफ्ते, सो मे बी आई मस्ट हैव मिस्ड इट, बट उस तरह कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही। एटलीस्ट आई वुड लव योर थॉट्स ऑन दिस, अंबर, जिस तरह टेरर अटैक के बाद होनी चाहिए। सो ओवर टू यू ऑन दैट। Yeah, I'm just going to briefly talk about it. जाहिर है ये क्योंकि तसलसल के साथ फ्राइडे से कई अटैक्स हुए थे और उसमें छोटे अटैक्स के खान में भी शामिल हैं. Obviously the big one is Mianwali, PAF and Gwadar, as you pointed out as well. Um, एक तो there is also I think that these terror attacks don't get the kind of attention that they do deserve. They have been talked about in the Pakistani media a little bit, लेकिन उसी तरीके से है जो एक रिवायती तरीका होता है, which is कि किसने किया, ये पीछे अफगानिस्तान और रॉ है, इंडिया और अफगानिस्तान as usual, बल्कि जो बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकज़ई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जिम में थी. The timing obviously is just after. We have to, I mean, I don't say that I can claim to know everything, but the timing is just after the announcement of the election date, plus जब ये अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनकी पाकिस्तान को बेदखल करने का अमल भी जब तक जारी रहा है. So I mean these two concurrent events are taking place while these terror attacks, and we have to bear in mind just on the Afghan side कि जिस वजह से कोई 16 या 15 लाख जो गैर कानूनी अफगान हैं पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको जो निकाला जा रहा है, वजह यही बताई जा रही थी कि गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान कोई 24 ऐसे दहशतगर्द हमले थे, जिसमें 14 में से 14 में अफगान शहरी हैं, वो उनकी involvement बताई जा रही थी. So primarily it's being seen as a law and order situation arising out of the presence of these Afghan refugees within Pakistan, or migrants within Pakistan. So that is the backdrop. The really scary, obviously, attack was the PAF military base. एक ज़माना था जब आपको बहुत लाइव कवरेज भी देखने में आती थी, सवाल उठाए जाते थे इंटेलिजेंस फेलियर के हवाले से, वो सब अब बिल्कुल खत्म हो गया हमारे मीडिया से. And I think the conversation is now on perhaps more frivolous things, I would say, in comparison, in the sense कि अब ज़ाहिर है सियासी जोड़ तोड़, इंतखाबात, अदालतों में क्या चल रहा है, I mean, those are important as well, but obviously a terror attacks of these natures should be getting more attention, but they're not. So that's as much as I can say. It's been like this for several years. और इस पे अंबर, जस्ट टू कंपेयर, राइट, क्योंकि हम इस पे May 9th के बारे में भी बात कर चुके हैं, जब हुआ था अटैक और मीडिया पे किस तरह की एड्स चलाई गई, किस तरह की कवरेज हुई. तो ये जो मियांवाली का एयरबेस है, इट वाज अटैक्ड और टारगेटेड ऑन May 9th एज वेल. और वो रिस्पॉन्स अगर मैं याद करूं या नाजरीन याद करें या आप याद करें, मीडिया पे किस तरह की कवरेज हो रही थी इन द आफ्टरमाथ ऑफ May 9. आई थिंक 10% भी इस अटैक के बाद नहीं हुई कि किसने किया, क्यों किया, और उनका जो है वो नतीजा क्या होगा जिन लोगों ने ये अटैक्स किए और पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के फौजियों को मारा. एंड आई थिंक अगेन आखिरी पॉइंट इस पे, एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये है फॉर द लिसनर्स कि ये का जो है समझने के लिए क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ज़रूरी है कि अगस्त 2021 पे जाया जाए. और उसके बाद जो पाकिस्तान में माहौल था, अगस्त 2021 में तालिबान काबुल पे कब्जा वापसी कर लेते हैं, अफगान तालिबान रिटर्न विक्टोरियस एंड द अमेरिकन्स हैव लेफ्ट, और एक ब्रॉड बेस्ड कॉन्वर्जेशन थी पाकिस्तान में, जिसमें PTI, उस वक्त वजीर आजम साहब ने कहा शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दिए अफगानियों ने. डिफेंस मिनिस्टर जो बाद में बने, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक ट्वीट की विच वाज रिलीजियस कॉनोटेशंस के ऊपर, जहां वो इन अ वे सेलिब्रेट कर रहे थे तालिबान की विक्ट्री. और एक व्यू था, the very famous photograph of General Faiz Hamid, the intelligence जी, chief, वो चाय पीने सरीना होटल पहुंचे. और एक तरह से मेजॉरिटी व्यू या मेन स्ट्रीम व्यू ये था कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी
जिसे अब डिस्प्यूट भी किया जाता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, कोट एंड कोट, वो कामयाब हुई। लेकिन माइनॉरिटी में काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, लिखा उस वक्त, मैंने काफ़ी उनसे बात की कि दिस वुड बी अ पिरिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, और इसका जो है इम्पैक्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड इकोनॉमिक अनसर्टनिटी बहुत गहरा होगा। और वो वहाँ से अब हमें नज़र आ रहा है कि चाहे वो स्मगलिंग हो, डॉलर की इनफॉर्मल डिमांड हो, या टेरर अटैक्स हो, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू दैट। तो फॉर द ऑडियंस जो इतना क्लोजली इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ज़रूरी है ये कॉन्टेक्स्ट समझना कि दिस इज टाइड टू व्हाट हैपेंड इन अगस्त 2021 एज वेल। बिल्कुल। Absolutely. I mean, there are waves. जैसे हमने अभी फ्राइडे से ओवर द वीकेंड हमने देखे कि ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए हैं, पर ये तसलसल से इजाफा होता जा रहा है. And this year actually has been the deadliest in terms of a number of attacks and number of casualties, both civilian as well as law enforcement. But it doesn't get as much attention, or at least I think the critical attention that it needs. अब इस टॉपिक से कनेक्टेड ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा अंबर, इज द अफगान रेफ्यूजी आउटफ्लो जो किया जा रहा है, जो डेडलाइन पास हो चुकी है। बिफोर आई हैंड इट टू यू ऑन दैट, अगेन आई ट्राई टू फॉर द ऑडियंस कंटेक्चुअलाइज दिस, कि ये जो पुश हो रहे हैं रेफ्यूजीज, 1.7 मिलियन का नंबर दिया जाता है। पहले तो दो एक्सीलेंट रिपोर्ट्स, आई गिव अ शाउट आउट, हमारे दोस्त भी हैं, आबिद हुसैन फॉर अल जजीरा इंग्लिश, अरीबा शाहिद फॉर रॉयटर्स, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उनकी स्टोरीज पढ़ें। व्हाट आई लव्ड अबाउट दो स्टोरीज वाज के वो ह्यूमन एलिमेंट, एम्पैथी का एलिमेंट जो कवरेज में था, वो एटलीस्ट मुझे टच किया, कि उन्होंने बताया, कहानी बताई लोगों की, आम लोगों की, जो पाकिस्तान में 15-20-30 सालों से रह रहे हैं और अब वो वापस जा रहे हैं। बट कमिंग बैक टू दिस इशू, ये टेररिज्म के अटैक्स का इंक्रीज और इकोनॉमिक इनफॉर्मल इकोनॉमी या इलिसिट इकोनॉमी जिसे हम कह सकते हैं, उसका बढ़ना अफगानिस्तान के साथ लिंक, ये क्योंकि अफगान तालिबान टीटीपी के ऊपर हाथ डाल नहीं रहे थे और काफ़ी बैक एंड फोर्थ चल रहा था कि आप कुछ करें, रीलोकेट करें, ये करें, वो करें, तो ये जो पुश बैक है रेफ्यूजीज का कि आप, हम इनको पाकिस्तान से वापसी भेजेंगे तो हम के थ्रू अफगानिस्तान में, एटलीस्ट माय रीड ऑन दिस इज के दिस इज डायरेक्टली लिंक टू दिस इशू, कि ये एक तरह से इंसानों को जो है निशाना बनाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ अ जियोपॉलिटिकल इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड द अफगान तालिबान। उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी जो है इतनी रूथलेसली एग्जीक्यूट की जाएगी, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगेन दिस इज लिंक टू माय ओन पर्सनल, माय ओन फैमिली स्टोरी। हम मुहाजिर हैं, हम गुजरात से, इंडियन गुजरात से 47 में आए थे, और पाकिस्तान जो है एक तरह से उसकी बुनियाद ही रखी गई थी, एक ऐसा मुल्क जहाँ रेफ्यूजीज, स्पेशली मुसलमान रेफ्यूजीज, आके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और पाकिस्तान ने डेकेड से, अफगान जिहाद के शुरू होने से, हम उससे पहले भी जा सकते हैं, विद लाइक बिहारी रेफ्यूजीज एंड अदर्स दैट हैड कम इन, बट इवन अफगानिस्तान से अगर लिंक जोड़ा जाए तो उनको हमेशा वेलकम किया है। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी, कि एक गरीब मुल्क जिसके पास खुद वसाइल नहीं है, जिस पे हर थोड़े साल बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उसने खुले दिलों से, उनके लोगों ने खुले दिलों से अफगानों को वेलकम किया, उनको पनाह दी, उनको एक जगह दी अपनी मईशत के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। और अफगान्स ने भी रिस्पॉन्ड किया बाय एंड लार्ज उस हॉस्पिटैलिटी का, यहाँ अपनी ज़िंदगी बनाई, बिजनेसेस खोले। कुछ मुश्किलात होती रहती थी, इट्स नेवर इजी बीइंग अ रेफ्यूजी, इट्स नेवर इजी इवन बीइंग एन इमिग्रेंट, अ फॉर्मल इमिग्रेंट, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ रेफ्यूजी। लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स सॉफ्ट पावर, इट्स ग्लोबल इमेज, जैसे टर्की में भी है, बट टर्की पाकिस्तान से अमीर मुल्क है, जॉर्डन में फ़लस्तीनियों ने पनाह ली, सीरिया के जो रेफ्यूजीज थे वो टर्की गए, जॉर्डन गए, इजिप्ट गए। तो ये एक ब्यूटीफुल थिंग थी इस पूरे खत्ते के लोगों की, कि गरीबी होने के बावजूद, इकोनॉमिक इश्यूज होने के बावजूद, पॉलिटिकल टेररिज्म इश्यूज होने के बावजूद, इंसानों को पनाह लोग देते हैं अपने घरों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने माशरे के अंदर। तो इट रियली अपसेट्स मी अंबर टू सी कि एक पॉलिसी जो इतनी खूबसूरत अक्कासी करती है हमारे माशरे की, उसको ओवरटर्न कर दिया गया, और अब उसको एक इस तरह से लोगों को बेदखल किया जा रहा है, जो आई थिंक इट्स नॉट ह्यूमन, इट्स शोज अ लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, शोज अ लैक ऑफ एम्पैथी।
And the only sort of before I hand it over to you, जहां मुझे एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है वो ये कि ये पॉलिसी की चॉइस एक मुंतखब हुकूमत ने नहीं की, ये केयर टेकर सेटअप के अंदर किया गया, विच अगेन इज अ मेजर क्वेश्चन मार्क इन एंड ऑफ इटसेल्फ। रेफ्यूजी पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी किसी भी मुल्क के अंदर मुंतखब हुकूमतों का काम होता है। तो there is no parliament backing, so the only thing that I can point to when people ask कि ये आप क्यों पाकिस्तान में किया जा रहा है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये चॉइस जो है पाकिस्तान के शहरियों ने नहीं की। In fact, despite my disagreements on a lot of things with Imran Khan, I think one area where I'm extremely proud कि उन्होंने position ली even when he failed was that push he tried to make इनको nationality दी जाए, जो आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, अफगान रेफ्यूजीज हैं, साल साल से रह रहे हैं। तो kudos to Imran Khan for trying to take that position. But it's really upsetting to see all of this play out in the broader global context as well, but in terms of Pakistan's own hospitality to Afghans over so many years. All right, okay, so just an update on this. ये 1 नवंबर तक की डेडलाइन थी और रज़ाकाराना तौर पर जो भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की मुकीम था, बार बार बताया जा रही है, सिर्फ अफगान के लिए नहीं है, और तो जो तवज्जो है वो ज़ाहिर अफगान पर है। उनको उनके 1 हफ्ता गुजर चुका है, होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं, आई थिंक देयर अबाउट 30 to 40 अराउंड द कंट्री। अभी तक जो इतलात आई हैं, out of about, you said about 1.7, some figures they range, so between 1.75 1.5 to 1.7. Bear in mind कि पाकिस्तान में there are about यही अंदाजा है कि 4 million Afghans living in पाकिस्तान, इनमें से ये कहा गया है कि 15 से 17, as you pointed out, 17 लाख जो है वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। एंड वी हैव टू आल्सो रिमेंबर कि इनमें से बहुत बड़ी तादाद अबाउट 6 to 800,000 came to Pakistan or tried to find refuge in Pakistan after the fall of Kabul, August 2021. इनमें से अभी तक बताया गया है सिर्फ 2 लाख जो है वो apparently according to पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद से अब पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं वापस अफगानिस्तान। इसमें तो बहुत सारे इश्यूज जो रिपोर्टेड हैं, आपने अरीबा की, रॉयटर्स की रिपोर्ट, अल जजीरा की रिपोर्ट का जिक्र भी किया, फैंटास्टिक रिपोर्टिंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल। आई जस्ट वांट टू मेक अ कंपैरिजन दैट अ लॉट ऑफ द कवरेज दैट आई सॉ ऑन द लोकल मीडिया, again it goes back to how much the local media is now concerned is controlled. ये बताया जाता है कि हम खुशी खुशी वापस जा रहे हैं, हम अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, but there are other more independent journalists, Jemima Afridi, I will name one of them, who has also been a mentor of mine. उसने कुछ रिपोर्टिंग वहां जाकर की from these holding centers, and independent journalists are not being allowed to speak to Afghan refugees. I also want to point out कि एक छोटी सी खबर भी आई थी, and it was clearly a press release from law enforcement, जिसमें ये बताया जा रहा था कि beware कि ऐसा हो सकता है कि हमें इत्तलात मिली है कि कुछ ऐसे अनासर हैं इन अफगान होल्डिंग सेंटर्स में या रेफ्यूजी कैंप्स में जो इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे और फिर यही जाहिर करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत उनका is not treating them well. That was clearly a sort of obviously again it's controlling the narrative. I feel like if journalists are not getting access to Afghans who are in holding centers, उनकी conditions कैसी हैं, we obviously don't have the full numbers as well. हमें बताया गया है कि 200,000 चले गए, हमें बताया गया है, अंदाजा है कि इतने हैं, then I think that we can't trust those numbers entirely. ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। I will say that इसमें another point of concern is कि यही कहा गया था कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, यानी कि उनके पास full paperwork नहीं है, लेकिन let's also be clear कि proof of registration was a kind of a ticket to staying in Pakistan. A lot of Afghans who had those that paperwork, उसके बावजूद उनको भेजा जा रहा है वापस अफगानिस्तान. And there are obviously lots of human rights concerns. So तरीकाकार I think 1 महीना दिया गया है is obviously problematic. But I also want to bear in mind, I also want to serve as a reminder कि
what to do with illegal immigrants is a problem that many countries face, and very few countries do it well. As an example, Uzair, आपके ही मुल्क की हम बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, जहाँ बहुत सारे Mexicans illegally cross करते हैं. It's been a contentious issue. कि उनको डिमोनाइज भी किया जाता है, जैसे हम अफगानिस्तान या अफगान को करते हैं कि ये दहशतगर्द हमलों में मुलविस हैं, जराइम पेशा अफराद हैं. तो वहां भी illegal migrants को certainly a particular political party has demonized them. So I think ये demonization, हम जितना मर्जी कहें कि हम पाकिस्तानी बहुत मेजबानी हमने की, वो की, and without internationally signing the refugee convention, which binds us internationally to take care of these refugees anyway. But I think that very few countries around the world have known what to do with these with illegal migrants, usually treated very badly. A great example is obviously just तरीके से आपको बार-बार off the shores of Italy or Greece or wherever, Turkey, people are desperate to move from their home countries for better opportunities. They get on the boats और बहुत सारे पैसे देकर, और because those countries are not willing to accept them, you know, जैसे हमने अभी वो जो tragedy देखी थी of the boat capsizing, you know, they drown. So I think Pakistan has handled it badly, but it does seem to echo what a lot of large developing countries are also doing in terms of illegal migrants. जहाँ तक रही बात, I'm just going to close this off right now. इसमें आपके जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, अब अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ तो हमारे ताल्लुकात ज़ाहिर अच्छे नहीं रहे, उन्होंने भी काफ़ी शोर मचाया. But I will also say at the same time, there's been an interesting case in terms of the US. So I visit Islamabad a lot from Karachi. मैं hotels में भी ठहरती हूँ, and I can tell you for the last 2 years, Afghans have been sitting it out, waiting for visas, paperwork, migration, asylum for Western countries. लेकिन उनको इस्लामाबाद के hotels में you know रखा गया है 2 साल से. बच्चे, they're not getting school, they were running around these hotels. और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो US embassy है within Pakistan, they've written letters to about 25,000 of these Afghan asylum seekers, जिनको बहुत वादे किए थे अमेरिका ने कि हम आपको asylum देंगे, या this is Pakistan is meant to be you know an exit point. It is meant to be a place where you will leave eventually for better shores. So in order to keep them within Pakistan for now, because their visas or their paperwork has not been resolved, उनको letters लिखे गए हैं, and those letters been sent to the Pakistani government, which says these lists of people that are seeking asylum that are from Afghanistan and moving to Western countries or the US in particular, these are incomplete lists, or you know, we can't keep them anymore. You have to deal with them. Take them to your country. के visas process करो, जल्द करो, 2 साल गुजर चुके हैं. So I think it's become this issue, as inhumane as it is not just inhumane on Pakistan's part. I think it's also inhumane in terms of many Western countries who promised many Afghans asylum and have kept them in Pakistan because उनकी processing नहीं हुई है. बहुत जल्दी उनको, I will say कि उनको निकाला गया था from Afghanistan, but you know their life is now in stasis. It's like that movie आपको याद होगी एक जो Tom Hanks की थी, where he's stuck in an airport because he didn't have the terminal. Yeah, I feel like that's what these hotels in Islamabad or Pakistan became for these Afghans, because they didn't want to go back. They didn't feel like they don't have you know citizenship तो उनके पास है, but they don't feel like that is the country they want to go back to. So they just sort of stuck them nowhere, in purgatory in a sense, in between. So that's my sort of take on it. No, thanks for sharing that. And I think आपने क्योंकि अमेरिका और यहाँ के border crisis का हवाला दिया, तो यहाँ for example over the last couple of years एक मसला ये भी अब नया हुआ है कि what Texas for example has started doing is they've been sending migrants onwards into Washington DC, New York, California, mainly liberal democratic states. वो कहते हैं कि अगर आपने रखना है तो आप रखें, फिर हम आगे भेज देते हैं उनको आपकी तरफ. That has also caused issues politically in states like New York as well because of the influx of people. In fact, I was talking to somebody I know, ironically, an immigrant himself,
lives in California, who was complaining about how the government of California is spending an atrocious amount of money giving hotels to these illegal immigrants coming into California and basically incentivizing them to stay. So, it is that kind of a tricky situation. And I think even in the processing issues that you pointed out with delays on the US side as well, it's a political problem. It's a political choice not to aggressively process those claims, primarily क्योंकि अगर आप 25,000 या 30,000 या 40,000 लोगों को इलेक्शन सीजन के अंदर असाइलम देंगे अमेरिका के अंदर, तो उसका एक लोकल इम्पैक्ट जो है न्यूज़ साइकिल में ज़रूर होगा, स्पेशली विद डोनाल्ड ट्रंप leading the polls, so to speak. So I thank you for pointing that out, because yes, that is again the inhumanity of the developed world is there for all to see in this instance as well. Syria में भी हुआ था और उससे पहले भी. आगे बढ़ते हैं. This was the main story for the week that we wanted to touch on. The other big story emerging, playing out सियासी निज़ाम के अंदर अंबर चल रही है, तो वो अपडेट दें कि नवाज लीग और MQM पाकिस्तान की डील हो गई और पीपल्स पार्टी अब किस तरफ जाएगी, ये भी जरा बता दें. yes. So 8th February finally elections की तारीख जो है वो हमें पता चल गई है. I was just talking to a Kareem driver today, by the way, और वो तो अभी भी कह रहा था इलेक्शंस हो रहे नहीं हो रहे. So वो ये आपने टॉम फ्रीडमैन वाली हरकत की है कि आज टैक्सी ड्राइवर ने बताया मुल्क के हालात क्या हैं. But I want to tell you that itni jo ghair yakini or uncertainty around the election date hai, so the reality of an election has not percolated down. Despite the fact that Chief Justice Supreme Court Qazi Faiz ने कहा है कि अगर आपने speculation करनी है election की तारीख पर, तो आप अपनी जाकर BD से करें, घर पे बैठ के करें, ये public forum पे और TV पे बैठ के मत. अच्छा, ये जो व्यू है ना अंबर, ये सिर्फ आपके करीम के ड्राइवर का नहीं था. पिछले हफ्ते काफी सारे दोस्त DC आए हुए थे कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी, तो उस कॉन्फ्रेंस पे भी यही था कि तारीख आने के बाद भी जो है लोग कह रहे थे कि अभी भी लगता नहीं है, देखेंगे कि क्या होता है. No. So even तारीख आने से पहले, I have been very clear. I was 80% sure that elections होंगे. It seemed very unlikely. I'm just glad we have a date. और वो आपको फिर जब जाहिर है जब तारीख आ जाती है, उसके साथ साथ आपको election activity भी नजर आना शुरू होती है, which gives you feels, as they say. अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, जाहिर आपको फील्स नहीं आएंगी इस वक्त, क्योंकि हमने देखा कि फवाद चौधरी उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन दिल से उन्होंने जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है तो ज्वाइन नहीं की. उनकी अनफॉर्चुनेटली गिरफ्तारी भी हुई अचानक से. दूसरी तरफ असद कैसर जिन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, उनकी भी अचानक से गिरफ्तारी हो गई. सो ऑब्वियसली मौलाना से मिलने के बाद और उनकी इमामत में नमाज पढ़ने के बाद गिरफ्तारी हुई. कोशिश कर रहे थे कि इत्तेहाद वहां भी बन जाए. सो इत्तेहाद की बात हो रही है. बिग अनाउंसमेंट ऑब्वियसली टुडे. काफी देर से कोशिश हो रही थी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने had मियां नवाज शरीफ led some meetings, और यही एक फैसला हुआ था कि तमाम सियासी जमातों से बातचीत होगी, मिलेंगे, बात करेंगे. But the big outcome has been the alliance between the MQM and the PMLN. And we have to bear in mind this is an alliance of two weak parties in Sindh. MQM 2016 के बाद जब से अल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया, उसके अलावा उनकी टूट फूट हो गई, धड़े बन गए, फिर दोबारा से इल्हाक हो गया, बॉयकॉट किया लोकल बॉडीज इलेक्शंस का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हुआ, उसको छोड़ दिया. सो देयर पॉलिटिक्स हैज रियली बीन अड्रिफ्ट. एंड मीनवाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज रियली आई थिंक उन्होंने has played it cleverly actually. उन्होंने जो urban कराची जिसको कहा जाता है, हैदराबाद, urban Sindh, Karachi, Hyderabad, local bodies के through, and we've seen that in the by-election as well as the election in January. उन्होंने they've captured space जो MQM ने boycott करके भी छोड़ा था साथ साथ. So what we see here is PMLN, which does not have any inroads or very little inroad in Sindh or Karachi. I think the closest that they came was jab Shahbaz Sharif lost to Faisal Bauda in Karachi by about 3-4 और मिफ्ता इस्माइल ने लड़ा था बादराबाद से. He lost. So I mean, you see that there is not much even inroad into for PMLN. MQM has been losing space, so they have sort of made an alliance, and it's clearly an alliance that is going to serve is anti-People's Party, right? अभी तक इससे पहले 2018 में GDA की अलायंस थी.
बात ये भी हो रही है कि हो सकता है जो आपका एक रुझान नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, जो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में उनका इत्तेहाद था 2013 के इंतखाबात के बाद जो हुकूमत आई थी, हो सकता है कि सिंध में वहां भी एक अलायंस हो जाए। सो यू कैन सी दैट एक एक जो अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ सिंध एंड कराची, वो इस वक्त इस अलायंस पीपल्स पार्टी, एंड आई थिंक इट्स वेरी फेयर। उनके साथ शायद हाथ हो गया, वो शायद मामू बन गए। अपॉलॉजीज फॉर लैंग्वेज इफ यू माइंडेड, बट इट्स ट्रू बिकॉज उनको ये लग रहा था कि जो जनूबी पंजाब में ट्रेडिशनली जो every election वो देखते हैं कि किसके पास जाना है, they thought they would have them in the bag. बलूचिस्तान स्पेस उनको कैप्चर मिलेगी, वो नहीं हुई। बाप पार्टी is going with the PMLN as well. So People's Party is in a bit of a bind, and when they say कि level playing field नहीं है, I think there is a lot of truth in that. So it isn't just for PTI, it's also for Pakistan People's Party. कुछ तो ये भी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद, अभी तक उन्होंने कुछ ऐलान नहीं किया, who knows, पंजाब में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो ज्वाइन करें, बिकॉज यू हैव टू बेयर इन माइंड कि जो बहुत सारा एक डिसएन्चांटेड वोटर पंजाब का है या एंटी नवाज वोटर पंजाब का है, वो ओरिजिनली पीपल्स पार्टी का था, that went to PTI. So it's all developing right now. We're going to see some more, I think, alliances. You can see that PMLN is trying to expand. बलूचिस्तान उनको मिल गया है, सिंध में उनको MQM के साथ वो कर रहे हैं alliance. And as a really smart commentator pointed out today as well, generally MQM जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद ऐलान करते हैं कि वो किसके साथ जाएंगे. This is probably a first where इलेक्शन से पहले उन्होंने alliance का ऐलान कर दिया है. So I want to point that out. So PMLN is looking to expand beyond Punjab. Punjab obviously is not guaranteed. It might even be neck and neck between PTI and PMLN, despite the fact that PTI के शायद वो candidates ना हो because of post 9th May, but still it will be competitive. So PMLN is not hedging its bets. It's looking beyond Punjab for seats. That's interesting, and I think two comments on the structure जो बन रहा है. जमात और अपना पीटीआई का जो अलायंस है, आई थिंक वो मेक सेंस करता है कराची की हद तक, क्योंकि कराची, अर्बन कराची का जो वोट है, ऑफ कोर्स एमक्यूएम पाकिस्तान का फॉर मेनी रीजंस हैज बीन ऑन द डिक्लाइन, पीटीआई का हैज बीन ऑन द अप, लेकिन उनके अपने ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस हैं इस वक्त बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन अगेंस्ट द पार्टी. जमात का एक पुराना हिस्टोरिक कोर वोट रहा है, और वो लोकल बॉडीज में भी हमें नजर आया इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी. तो उसकी अपसाइड मुझे एक तरह से नजर आती है. आई थिंक अल्टीमेटली जो टेस्ट होगा वो, आई थिंक आपको शायद याद भी हो, नाज़रीन को भी हो, 2018 में एक कॉन्वर्जेशन थी कि अल्टीमेट कोalition जो बनेगी वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बनेगी बिकॉज ऑफ द वेरियस अलाइनमेंट्स बिटवीन देम. रूरल सिंध पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई इज डोमिनेटिंग इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा. इट मेक्स सेंस टू बी इन अ कोalition टुगेदर. तो मुझे जो है दैट्स व्हाट आई एम कीपिंग एन आई आउट फॉर. और जो पीपल्स पार्टी की सिग्नलिंग है, कल जैसे मैं इंटरव्यू सुन रहा था कमर जमान कायरा साहब का, तो वो भी कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए. आपका काम होना चाहिए कि आप अपनी डिबेट से, अपनी इंगेजमेंट से दूसरे को कन्विंस करें, उनको साइड पे लगा के, दीवार से लगा के ना करें. So I think my read is there are some elements in both the PTI and the People's Party जो सोच रहे हैं इस बारे में कि किसी तरह alliance हो. But it would be a weird, I think, ideological alliance as well. Forget about कि वो ज़बान एक दूसरे के बारे में किस तरह इस्तेमाल करते आए हैं, selected और ये वो. Ultimately एक right of center की पार्टी है, एक left of center की पार्टी है. I think the only thing unifying them is the approach of their leaders. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो एक तरह से ओरिजिनल रियासत मदीना बनाने की कोशिश की थी 70s के अंदर जब वो इलेक्शन जीते थे, और इमरान खान ने 2018 के बाद कोशिश की. तो उस रेटरिक पे परहैप्स देयर इज सम अलाइनमेंट, बट उससे आगे तो मुझे कुछ नजर नहीं आता. But I mean, what does ideological alliance mean anyway in Pakistan's case? PDM की या जो अभी जो coalition government गुजरी है, People's Party was a part of the PDM with JUIF
And by the way, they're not just तो वो तो रेनबो कोalition थी ना अंबर, देखें रेनबो कोalition को तो exactly, सपोर्ट but करना then चाहिए. you saw that with the anti-Zia coalition as well, left, right, all of them. So when you need it, obviously, like I said, जब आपको अपना जाहिर है अकेले आप कमजोर होते हो, इकट्ठा आप मजबूत हो जाते हो. So where is that जहां आपकी political benefits भी होंगी. So I do think that there's some natural alliances that make sense. I know there's a lot of talk about MQM, उनको इशारे की जुबान होगा जरूर, but to me that इशारा तो साथ-साथ होगा, that may have been a push. But it also feels like a natural alliance between PMLN and MQM because अगर उन्होंने People's Party को challenge करना है within Sindh, and at least in some जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का खला किसी को तो उसको somebody has उसको put करना है. So it feels like a natural alliance. A push hota nahi hai. I don't know. That really depends on PTI. If they were willing to go with JUIF, they should surely be willing to go with People's Party. यहाँ तक मैं कहूँगी कि इमरान खान को देख ले, पंजाब के सबसे बड़े डाकू कहते थे परवेज इलाही को, और अब देखें परवेज इलाही अभी तक जेल में हैं, कैद हैं, इमरान खान को छोड़ नहीं रहे. So it's there's no permanent enemies in politics. Yeah, I agree. Or last point on MQM, I think among all of the lot जिसके जैसे इन्होंने इत्तेहाद किया है, People's Party, PTI और नून, I think the best relationship has been with Nawaz League. 2013 के इलेक्शंस के बाद कराची में ऑपरेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत स्पेंडिंग आती है, तो आई थिंक बाय एंड लार्ज अगर हम जनरली असेस करें कि आप ट्रस्ट किस पे ज़्यादा करेंगे फिर MQM पाकिस्तान, I would say Nawaz League tops the list in terms of, एक तो वो compete नहीं करते directly आपके साथ, और दूसरा उन्होंने आपसे बना के भी रखी है historically. So that's the political landscape on that front. Winners and losers पे चलते हैं. Do you want to go first today if you have any winners and losers? Well, I want to say that my loser is Joe Biden, and the US at the moment. I think the situation in Gaza is pretty desperate. I know that Israel has allowed for some passage of humanitarian aid, but really pounding refugee camps as well. More people have died now than the original attack, Hamas ne jo ki thi on Israel and Israeli civilians. Journalists have been killed. Food, medicine, water, everything's running out. My point here is that a ceasefire is something that anybody should, any country in the world should be advocating or pushing for. इस वक्त तो यही नजर आ रहा है, according to some reports. I was reading a Washington Post story as well, that the US seems to be helpless. Its biggest ally is Israel. It's giving arms as well, but at the same time, it is unable to push Israel for a ceasefire, or even say it publicly or openly. I mean, I think that is horrendous. I mean, a loser is probably a small word for what I feel right now. Yeah, I would agree. That is also my loser this week. And the word of choice in DC this week has been humanitarian pause. लेकिन उस पे भी बात नहीं बन रही. There is all sorts of conversations ongoing in the US, in American politics on this. And the polls are basically showing that the president is hemorrhaging support left, right, and center. So how he sustains that is a question. I think इस topic पे interesting story जो मैंने पढ़ी वो I think ehud barak का एक interview था Politico में चला, जिसपे ehud barak खुद is a former leader of Israel, कहते हैं कि the window is closing for Bibi in the next 2 weeks, essentially, given what he's hearing in private. And I think that everything there has to do with not global pressure, to be honest with you. It has to do with domestic polling in the US that is showing that Biden and the Democrats are losing support within their party. So that's the silver lining in that loser. And I agree, loser is not the right term for that as well. Any winners on your side? You know what? I'd say Pakistan, the Pakistani cricket team, for all its weirdness, based on rain. फिर से एक बार फिर दुआ, बारिश, squeaked by. I mean, how we do this, why we do this is beyond me. But just on the basis of pure luck, I'd say Pakistani team is a winner.
चले इस पे जो है, आज सुबह मेरी बात हो रही थी एक कॉलीग से अबाउट दिवाली और दिवाली पार्टीज के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे जो है अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स इज अ गुड डे। तो Yeah. वो बात हो गई पूरी और कॉल खत्म हो गई, फिर मुझे याद आया कि यार मुझे पूछना चाहिए था कि जुमेरात के चार्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि जुमेरात को बारिश होना जरूरी है। मैच के अंदर पाकिस्तान नहीं खेल रहा, लेकिन बारिश जरूरी है। तो वो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे पूछूं कि भाई जुमेरात का भी बता दें कि शगुन दिन है कि नहीं, हमारी टीम के लिए बड़ा जरूरी है। तो all sorts of things are being tried at this point। आप दुआ करें, आप चार्ट्स पढ़ें, आप जो है दिवाली आ रही है तो शायद दिवाली की खुशियों में पाकिस्तान की जो टीम है वो भी खुश हो जाए इंडिया में, ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी। बट माय विनर इज आल्सो क्रिकेट रिलेटेड। इस रिकॉर्डिंग से कुछ मिनट पहले ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को जिताया विद क्रैम्प्स, अनएबल टू रन, अनएबल टू डू एनीथिंग। In my opinion, the greatest ODI innings of all time. Oh, He wow. played. Afghanistan should have won। मैंने टीवी भी बंद कर दिया था क्योंकि लग रहा था कि जब 7 विकेट्स डाउन हो गई तो दे वुड अफगानिस्तान शुड विन, बट ग्लेन मैक्सवेल फॉट ऑन। एंड वन कैन अप्रिशिएट, पाकिस्तान के साथ माइकल हसी ने ऐसा एक दफा किया था, तो वो याद है। आई फील फॉर Afghans and those that are mourning the loss. But what an inning. So Glenn Maxwell is the winner of the week for me. And this World Cup has come to life at the end of the 45-day That's true. period. I do think, and by the way, I think Afghanistan ki team has really been a fantastic. It's been a pleasure to watch. ये तब्दीली है अंबर। देखें, आप स्पोर्ट्स की बात कर रही हैं, देखें वर्ल्ड कप में आपको भी जो है एक तरह से your eyes aren't glazing over with my winners on sports this time around। So that's, ये Yeah, असल but तब्दीली है। हाँ नहीं, वो क्रिकेट की चले फिर भी थोड़ी बहुत फील्स होती है, a little bit. ठीक है, चले फिर मैं ऑन दैट नोट वी कैन रैप अप दिस एपिसोड। और मैं जरा अपने दोस्त को फोन करूं कि भाई चार्ट्स बताओ जुमेरात के, तो उस हिसाब से हम जरा फैसला करेंगे क्या होगा। All right. Okay. So on that note, we end today's this week's episode of Nazuk Mode. थोड़ा सा मेरी वजह से, because I was traveling, 2 दिन late हुए थे, but we will, as usual, try to be as regular as possible. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।